हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ एक जेनेटिक्स का टॉपिक, और वो है आनुवंशिकी शब्दावली यानी जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी। तो हम जो मेंडल है, आनुवंशिकी का जो जनक है, उसके दिए हुए जो नियम पढ़ेंगे, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपीवन का नियम। तो जो उन्होंने तीन जो नियम दिए, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपीवन का नियम और युग्मकों की शुद्धता का नियम, तो उनको पढ़ने से पहले, उनको समझने से पहले हमको ये आनुवंशिक शब्दावली पढ़नी पड़ेगी। जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो हमारे पास 15-20 परिभाषाएं हैं, तो हम उनको डीपली कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चलो शुरू करते हैं आनुवंशिकी शब्दावली। तो यहाँ मेरे पास पहली परिभाषा है इसके अंदर, और वो है जीन। जीन, तो जीन क्या है? जीन को कैसे परिभाषित करेंगे? तो वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है या किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाली इकाई क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। तो वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है वो क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। या आप ऐसे भी कह सकते हो, किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाली इकाई, या वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है वो क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। ये जो मेंडल था, आनुवंशिकी का जनक, उन्होंने किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाली जो इकाई थी, उस इकाई को उन्होंने कारक कहा कि कोई कारक उसको क्या कर रहा है? नियंत्रित कर रहा है। और अभी इस कारक को आज हम वर्तमान में किस नाम से जान रहे हैं? जीन के नाम से जान रहे हैं। तो जोहनसन नामक जो वैज्ञानिक था, उन्होंने इस कारक नाम को चेंज करके क्या बना दिया? जीन बना दिया। तो जीन नाम किसने दिया था? जोहनसन ने दिया था। तो पहला वर्ड हो गया हमारा क्या? जीन। दूसरा जो परिभाषा आती है शब्दावली के अंदर, वो आती है हमारी युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी, या आप इसको क्या कह सकते हो? एलील कह सकते हो, एलील। तो एलील और युग्म विकल्पी एक ही बात है। तो ये क्या होता है? तो परिभाषा होती है किसी एक लक्षण को नियंत्रित व अभिव्यक्त करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप। क्या परिभाषा है? किसी एक लक्षण को नियंत्रित व अभिव्यक्त करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप क्या कहलाते हैं? युग्म विकल्पी या एलील कहलाते हैं। तो क्या है? किसी एक लक्षण को नियंत्रित व अभिव्यक्त करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप तो किसी एक लक्षण को नियंत्रित व अभिव्यक्त करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप क्या कहलाते हैं? युग्म विकल्प कहलाते हैं। युग्म विकल्पी या एलील कहलाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, एलील या युग्म विकल्पी। किसी एक लक्षण को नियंत्रित व अभिव्यक्त करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप। तो दो यानी युग्म, जोड़ा हो गया। तो परिभाषा इसके नाम से हमको पता चल रहा है युग्म विकल्पी। युग्म यानी जोड़ा और विकल्पी यानी दो विकल्प होंगे हमारे पास एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए। तो
इसके आधार पर हो गया युग्म विकल्पी। तो किसी जीन के दो विपर्यासी स्वरूप जो क्या कर रहे हैं, इसी लक्षण को नियंत्रित कर रहे हैं, युग्म विकल्पी या एलील कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे जो पादप की जो लंबाई है, पादप की लंबाई को जो नियंत्रित करने वाले जो जीन के दो विपर्यासी स्वरूप है वो कौन से होंगे। जैसे ये मैंने टी लिख दिया तो ये किसको नियंत्रित करेगा, लंबापन को। पादप कैसा हो जाएगा, लंबा। और अगर मैंने लिख दिया स्मॉल टी तो पादप हो जाएगा बोना। तो किसी जो पादप की जो लंबाई को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप, टी है तो लंबापन और स्मॉल टी है तो बोनापन, तो ये लंबाई को नियंत्रित कर रहे हैं। तो ये एक जीन के दो स्वरूप हो गए, एक लंबापन के लिए एक बोनापन के लिए। तो समझ में आ गई की बात। किसी एक लक्षण को, लक्षण कौन सा लिया हमने, पादप की लंबाई को नियंत्रित, कि लंबा होगा बोना होगा, को नियंत्रित और अभिव्यक्त यानी इसको दिखाने के लिए करने वाले जीन, ये जीन के दो विपर्यासी स्वरूप हो गए, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, को उसको हम क्या कह रहे हैं, एलील या युग्म विकल्पी कह रहे हैं। तो चलो ये दो परिभाषाएं हो गई है हमारी। नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट है हमारा नंबर 3 और वो है समयुग्मजी। समयुग्मजी ये हम क्या पढ़ रहे हैं, अनुवांशिक शब्दावली पढ़ रहे हैं। तो ऐसे कुछ वर्ड आएंगे उनको आपको पहले अच्छे से जानना है। होमोजाइगस समयुग्मजी, तो ये क्या है, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी अगर समान है, दोनों युग्मक समान है तो क्या हो जाएगा, समयुग्मजी। सम यानी समान, युग्मजी मतलब युग्मक समान है। तो परिभाषा क्या होगी, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों विपर्यासी स्वरूप क्या है, समान है, तो उसको हम कहेंगे समयुग्मजी। तो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों विपर्यासी स्वरूप समान हो तो उसे क्या कहेंगे हम, समयुग्मजी। जैसे एग्जांपल से पता चल जाएगा आपको, जैसे ये लिखा मैंने कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, तो देखो दोनों युग्मक समान है। किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले, तो ये लंबाई के लक्षण को नियंत्रित कर रहे हैं, पादप के लंबा हो गया बोना होगा। तो किसी एक लक्षण को, लक्षण हो गया लंबाई को नियंत्रित करना, तो एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों विपर्यासी स्वरूप, ये दो एक जीन के दो विपर्यासी स्वरूप है, एक दूसरे के पर्याय है, दो रूप है इसके। अगर ये दोनों समान है, देखो ये भी कैपिटल है ये भी कैपिटल है, समान हो तो वो क्या कहते हैं, उसे समयुग्मजी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी तो ये हो गया लंबा पन के लिए होता है, तो ये समयुग्मजी है। और अगर मैं स्मॉल टी भी लिख दूंगा तो भी ये क्या है, समयुग्मजी। देखो यहाँ दोनों युग्मक क्या है, समान है, उसके दोनों विपर्यासी स्वरूप समान है, तो वो हो जाएगा समयुग्मजी। दूसरा आएगा हमारा चौथा, वैसे विषम युग्मजी। तो नाम से पता चल रहा होगा आपको, यहाँ विषम यानी असमान, युग्मक यहाँ आपको क्या मिलेंगे, असमान मिलेंगे। तो देखो परिभाषा क्या बनेगी, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों विपर्यासी स्वरूप असमान हो तो उसे हम क्या कहेंगे, विषम युग्मजी कहेंगे, विषम युग्मजी कहते हैं। तो दोनों परिभाषा में ज्यादा फर्क नहीं है। तो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के अगर दोनों विपर्यासी स्वरूप
असमान है, अलग अलग है, तो उसे हम क्या कह देंगे, विषम युग्मजी कह देंगे। जैसे एग्जांपल ले हम, तो यहाँ लंबाई का एक लक्षण ले रहे हैं हम, लंबाई को नियंत्रित करने वाला लक्षण, जैसे टी। तो अगर मैं यहाँ दोनों टी लिख दूंगा तो समयुग्मजी हो जाएगा, और एक कैपिटल एंड एक स्मॉल लिख दूंगा तो ये हो जाएगा विषम युग्मजी। विषम युग्मजी लंबा बोलेंगे इसको हम, अशुद्ध लंबा हो गया है। तो यहाँ देखो दोनों युग्मक समान नहीं है, ये कैपिटल है ये स्मॉल है। तो एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन, ये एक जीन का जो जोड़ा है कि दोनों जो विपर्यासी स्वरूप है, जो पर्याय एक दूसरे के जो स्वरूप है जो हमको नजर आ रहे हैं, वो क्या है, हमको असमान नजर आ रहे हैं। तो ये कैसा हो गए, ये युग्मक कैसे हो जाएंगे, विषम युग्मजी हो जाएंगे। जैसे ये आर एंड स्मॉल आर, तो ये कैसे हो गए, विषम युग्मजी हो गए, एक बड़ा है एक छोटा है। समझ में आ गई की बात। तो ये हो गया हमारे समयुग्मजी और विषम युग्मजी। चार परिभाषाएं हो गई हमारी। पांचवी परिभाषा हम लें तो वो क्या है, वो है हमारी लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप यानी इसको कहते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप ये क्या है, तो किसी सजीव की बाह्य प्रतीति या उसका बाह्य स्वरूप, जो बाहर से हमको जो लक्षण दिखाई देते हैं किसी सजीव के, वो उसके क्या कहलाते हैं, लक्षण प्रारूप कहलाते हैं या प्रारूप कहलाते हैं, उसका फिनोटाइप कहलाता है। तो क्या हो गया, किसी सजीव की बाह्य यानी बाहर से दिखाई देने वाली बाह्य प्रतीति या स्वरूप कह सकते हो आप इसको। तो किसी सजीव की बाह्य प्रतीति या स्वरूप क्या कहलाता है, लक्षण प्रारूप कहलाता है। उसका लक्षण प्रारूप कहलाता है यानी फिनोटाइप कहलाता है। तो बाहर से या पादप, आपको पादप को बाहर से देख कर पहचानोगे, पादप लंबा तो आपको पता चल जाएगा कि बाहर से उसके बाह्य प्रतीति, बाहर से उसका स्वरूप देख लिया, पादप लंबा है तो लंबा, अगर छोटा है तो बोना कह दोगे आप उसको। तो ये हो गया उसका क्या, लक्षण प्रारूप। जैसे अगर मैं लिखना चाहूं, इसमें लिखा क्या, टी एंड टी, तो आप क्या कह दोगे, इसको कह दोगे समयुग्मजी तो है ही, दोनों युग्मक समान है, तो समयुग्मजी शुद्ध लंबा, ये बात कह दोगे आप इसको, समयुग्मजी शुद्ध लंबा है ये। और अगर मैं यहाँ लिख दूं कैपिटल टी स्मॉल टी, तो आप इसको क्या कहोगे, विषम युग्मजी अशुद्ध लंबा। या आप इतना कहते हो इसको समयुग्मजी लंबा और विषम युग्मजी लंबा। शुद्ध लगाने के लिए हम जीन प्रारूप में देख लेंगे। तो अगर दोनों समान है तो समयुग्मजी, और कैसा है, लंबा, बाहर से देख के आपने बता दिया। और दोनों असमान तो आपने कह दिया विषम युग्मजी, और कैसा है, पादप लंबा है। इसी प्रकार हमारी छठी परिभाषा है वो क्या है, जीन प्रारूप यानी जीनोटाइप। तो ये क्या है, किसी सजीव की बाह्य प्रकृति है तो ये सजीव की आंतरिक संरचना है, जीनी संरचना है। तो क्या हो जाएगा, किसी सजीव की अनुवंशिकीय या जीनी रचना क्या कहलाता है, जीनोटाइप, यानी आपका जीन प्रारूप कहलाता है। जीन प्रारूप कहलाता है। तो ये क्या है, ये बाह्य प्रकृति है, बाहर से देख के पहचान लोगे, इसको आपको बाहर से देख के पता नहीं चलेगा, उसकी आपको अनुवांशिक रचना देखनी पड़ेगी, उसकी जीनी रचना को देखना पड़ेगा। तो किसी सजीव की अनुवांशिक या जीनी रचना क्या कहलाती है, जीनोटाइप या जीन प्रारूप कहलाती है। जैसे यहां मैं लेना चाहूं तो एक कैपिटल टी कैपिटल, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये शुद्ध है और कैसा है, समयुग्मजी है और कैसा है, लंबा है। कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये अशुद्ध है, अशुद्ध है,
लंबाई ये कैसा है, शुद्ध लंबा है, और ये अशुद्ध है, और कैसा है, विषम युग्मजी है, विषम युग्मजी लंबाई है, बोना नहीं है। इसलिए वो तो आप इसको कह दोगे शुद्ध समयुग्मजी बोना। तो ये क्या हो गई, इसकी जीनी रचना हो गई, अनुवांशिक रचना हो गई। तो ये इसके इन प्रारूप से ही पता चलेगा, बाहर से आप देख के नहीं बता सकते कि ये पादप लंबा है या बोना है। तो वो हो गया उसकी क्या, जीनोटाइप यानी जीन प्रारूप। तो ये हमारी 6 परिभाषाएं हो गई है। नेक्स्ट क्या होगी, नंबर 7, और नंबर 7 है हमारा प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण का मतलब क्या है, वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। तो क्या लिखोगे, वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं, अभिव्यक्त कर पाते हैं, या वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं उन्हें आप क्या कह दोगे, प्रभावी लक्षण कह दोगे, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। तो डोमिनेंट जो कैरेक्टर वो क्या बोला है, वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को व्यक्त कर पाते हैं, अभिव्यक्त कर पाते हैं, या प्रकट होते हैं, या वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं, कौन से लक्षण कहलाते हैं, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। दूसरा इसी प्रकार होगा हमारा क्या, अप्रभावी लक्षण। तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कि वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो क्या हो जाएगा, वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, या क्या कह दोगे, वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं, तो उनको आप क्या कहोगे, अप्रभावी लक्षण कहोगे। तो ये हो गया मैं प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षणों की परिभाषा। अब देखेंगे हम नेक्स्ट नंबर 9 परिभाषा। और 9 नंबर है हमारा क्या, एक संकर संकरण, एक संकर संकरण। तो क्या करना है, जब हम एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं, एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन कि कैसे चल रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी वो लक्षण, तो उसको हम क्या कह देंगे, एक संकर संकरण। तो क्या होगा, जब एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन, जब एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे हम, एकल संकरण या एक संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा ये। कि जब हम एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करें, एक लक्षण लेकर चल रहे हैं, तो जब एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उसको हम चेक करते हैं, तो उसको हम क्या कह देंगे, एकल या एक संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नंबर 10 क्या हो जाएगा, द्वि संकर संकरण। तो पता चल गया वो नाम से कि जब दो
लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। यहाँ हमको कितने लक्षण लेकर चलना है? 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करना है। 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? द्विसंकर संकरण, डायहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। अब ऐसी 2 परिभाषा इससे जुड़ी हुई आती है, वो क्या आती है? एक आती है त्रिसंकरण, त्रिसंकर संकरण। तो मैं परिभाषा नहीं लिख रहा हूं, आपके समझ में आ गई होगी कि जब 3 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो वो हो जाएगा क्या? त्रिसंकर संकरण। और अगर आ जाए यहां लिखा हुआ क्या? बहु संकर संकरण, तो यहां क्या कह दोगे? जब बहुत सारे लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं बहुसंकर संकरण। तो ये परिभाषा आपके समझ में आ गई, तो इनको मैं नहीं लिख रहा हूं। तो ये हो गए हमारे 12 परिभाषाएं हो गई। नेक्स्ट चलते हैं हम, और वो है नंबर 13। और 13 हमारा क्या है? और वो है क्रॉस है, या चलो एक दूसरा लिख लेते हैं। नंबर 13 है जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी किसे कहोगे? तो संतति प्राप्त करने के लिए जिन पादपों में संकरण करवाया जाता है उसे जनक या पेरेंटल पीढ़ी कहते हैं। जनक पीढ़ी कहते हैं। पीपीडी या पी जनरेशन, पेरेंटल पीढ़ी। तो जनक पीढ़ी, जनक जिससे पैदा हो रही है संतति, पेरेंटल पीढ़ी, पेरेंट से जुड़ा हुआ पेरेंटल, तो पीपीडी भी कहते हैं इसको। तो संतति प्राप्त करने के लिए जनक से क्या मिलती है? हमको संतति मिलती है। तो संतति प्राप्त करने के लिए जिन पादपों में संकरण कराया जाता है तो उन पादपों को हम क्या कहेंगे? जनक पीढ़ी कहेंगे। कौन कौन से हमने पादप लिए? तो संतति प्राप्त करने के लिए जिन पादपों में संकरण करवाया जाता है उनको क्या कहते हैं? जनक पीढ़ी कहते हैं। तो पीपीडी भी आप इसको कह सकते हो। नंबर 14 आती है क्या? संतति पीढ़ी। संतति पीढ़ी तो क्या? जब जनक पीढ़ी में संकरण करवाया तो हमको क्या मिल गई? संतति पीढ़ी मिल गई, क्योंकि जनकों से क्या मिलेगी? संतति। तो जनक पीढ़ी में संकरण करवाने से प्राप्त प्रथम पीढ़ी, या जो पहली जो हमको प्राप्त पीढ़ी हो रही है, जो पीढ़ी मिल रही है जनक पीढ़ी में, क्या करेंगे? जनकों में जब हम संकरण करवाएंगे, जो प्राप्त हमको जो पादप मिलेंगे, जो संकर मिलेंगे, तो प्राप्त जो संकर हमको मिलते हैं, संकरण से संकर मिलते हैं, तो जनक पीढ़ी में संकरण करवाने से प्राप्त प्रथम पीढ़ी लिख दो। या तो प्रथम पीढ़ी तो वैसे नहीं लिख सकते हम इसको, क्योंकि F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, F3 पीढ़ी से पीढ़ी चलती रहती है, और चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रथम संतति पीढ़ी F1 पीढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ प्रथम नहीं लिखेंगे हम, यहाँ जनक पीढ़ी, हम सिर्फ संतति पीढ़ी की बात कर रहे हैं। तो जनक पीढ़ी में संकरण करवाने से प्राप्त संतति, प्राप्त संकर क्या कहलाता है? संतति पीढ़ी कहलाती है। तो जनकों में जब हम संकरण करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, तो हमको जो संकर मिलेगा या हमको जो संतति मिलेगी उसको क्या कहेंगे? संतति पीढ़ी कहेंगे। चलो एक नेक्स्ट आती है क्या? F1 पीढ़ी। तो ये वैसे एक ही बात है, लेकिन ये ज्यादा चलती रहती है। F1 F2 तो वो सारी संततियां होती है। तो अलग से अगर हम बात करना चाहें F1 पीढ़ी की, तो ये हो गया फर्स्ट फीलियल पीढ़ी। F का मतलब फीलियल है,
तो ये होगी फर्स्ट फिलियल जनरेशन यानी F1PD। तो ये क्या हो जाएगा, जनक पीढ़ी में संकरण करवाने से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को क्या कहते हैं, F1PD कहते हैं। और अगर यहां आ जाए क्या, F2PD, तो क्या लिखोगे कि F1PD में संकरण करवाने से प्राप्त द्वितीय पीढ़ी को F2PD कहते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। संतति प्राप्त करने के लिए जिन पादपों में संकरण कराएंगे उन पादपों को हम क्या कहेंगे, जनक पीढ़ी, पेरेंटल पीढ़ी। और जनक पीढ़ी में जब हम संकरण करवाएंगे तो उससे प्राप्त संकर को हम क्या कहेंगे, संतति पीढ़ी कहेंगे। और F1PD की संख्या हो गई फर्स्ट फिलियल जनरेशन की। जनक पीढ़ी में जब संकरण करवाते हैं तो उसे प्राप्त प्रथम पीढ़ी को क्या कहते हैं, F1PD कहते हैं। फिर आता है F2PD, F3PD से चलती रहता है। तो F1PD में अब आपको किसमें संकरण है, F1PD में। तो F1PD में संकरण करवाने से प्राप्त द्वितीय पीढ़ी, अगली जो पीढ़ी हमको मिली उसको क्या कहेंगे, हम F2PD कहेंगे। और F2PD में संकरण कराने से जो आपको नेक्स्ट जनरेशन मिलेगी वो क्या हो जाएगी, F3PD हो जाएगी। तो ऐसे पीढ़ियां इनकी चलती रहती है। तो ये हो गई हमारी कितनी परिभाषाएं होगी, 16 परिभाषाएं हो गई। नेक्स्ट हमारी आती है नंबर 17, और वो होता है एक संकर अनुपात। एक संकर अनुपात, तो मैं परिभाषा लिख रहा नहीं हूं, बोल के बता रहा हूं कि हमने क्या पढ़ा था, एक संकर संकरण पढ़ा था। तो जब एक संकर संकरण किया जाता है तो उसके दौरान कुछ हमको अनुपात मिलते हैं, तो उनको हम क्या कह देंगे, एक संकर संकर अनुपात। तो क्या परिभाषा होगी, एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को क्या कहते हैं, एक संकर अनुपात। और इसी प्रकार एक क्या हो जाएगा, द्विसंकर अनुपात। द्विसंकर अनुपात, तो इसमें क्या हो जाएगा, द्विसंकर संकरण पेटी से या जो द्विसंकर संकरण जो हम करा रहे हैं उससे प्राप्त अनुपात को क्या कह देंगे, द्विसंकर अनुपात कह देंगे। तो एक संकर अनुपात, एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को एक संकर अनुपात कहते हैं, और द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात को द्विसंकर अनुपात कहते हैं। कितनी परिभाषा हो गई हमारी, 18 परिभाषाएं हो गई है। चलो दो और देख लेते हैं। 19 क्या है, और 19 है हमारा वो है बैक क्रॉस, BACK, बैक क्रॉस यानी पश्च संकरण, या आप उसको प्रतीप संकरण भी कह सकते हो, प्रतीप बैक चल रहे हम। तो बैक क्रॉस या पश्च बैक चलना आपको प्रतीप संकरण। तो इसमें क्या करना है आपको, पहले मैं आपको एक ग्राफ बता देता हूं। जैसे हमने क्या लिया, एक पादप लिया और उसका लक्षण लिया कौन सा, लंबाई का। तो ये जो युग्म विकल्पी है जो जीन है वो किसको नियंत्रित कर रहा है, पादप के लंबाई को यानी लंबापन को। तो ये कैसा है, पादप लंबा है, दोनों कैपिटल के आधार पर आपको क्या कह रहे हो, उसको लंबा कह रहे हो। और ये क्या मान लो नर है, और इसका हम संकलन करा रहे हैं बोने पादप के साथ, क्योंकि स्मॉल लिखा तो हो गया वो बोना और ये हो गई मादा। तो हमने दो पादप लिया, लंबा और बोना। इनके मध्य हम क्या करा रहे हैं, संकरण करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं, हाइब्रिड करवा रहे हैं। तो ये हमने जो जनक है, ये क्या है, जनक है जिससे हमको संतति मिलेगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, PPD। अभी हम जो बात कर रहे थे, या क्या कह देंगे हम इसको, जनक पीढ़ी।
अब दोनों इन पादपों में संकरण करवाया, नर और मादा को, या हमने जो भी लिया लंबा और बौने पादप जो हमको जनक पीढ़ी के दी, और इनमें मैंने संकरण करवाया। तो यहाँ मैं एक कॉमन लेना चाहूंगा युग्मक, और वो कॉमन युग्मक निकल के आया टी, और यहाँ युग्मक निकल के आया मेरा क्या, स्मॉल टी। इनको क्या कह देंगे हम, युग्मक, और चाहो तो आप लिख सकते हो युग्मक पीढ़ी। अब इनमें जब हाइब्रिड करवाया तो मुझे मिला यहाँ क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जनकों में जब मैंने संकरण करवाया तो मुझे क्या मिला, जनकों से क्या मिलेगी, मुझे संकर मिलेगा, संतति मिलेगी। तो यहाँ मुझे जो संतति मिली ये, तो ये जनक पीढ़ी से ये हो गई संतति पीढ़ी, और ये प्रथम संतति पीढ़ी है। तो इसको मैं क्या कहूंगा, F1 पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन पीढ़ी, फर्स्ट पीढ़ी जनरेशन है ये। तो जनक पीढ़ी से क्या मिलते हैं हमको, F1 पीढ़ी मिलती है। और आगे संकरण करवाएंगे तो F1 से मुझे क्या मिल जाएगी, F2 पीढ़ी मिल जाएगी। वो आगे की बात बाद में देखेंगे हम। तो यहाँ लंबा और बोने में मैंने संकरण करवाया तो यहाँ अशुद्ध लंबे पादप मिले मुझे सारे के सारे 100%। तो देखो मैं इसको समझाना चाहता हूँ आपको, बेक रोज क्या है, पस्ते चलना, बेक चलना है। तो जब F1 पीढ़ी का संकरण, जब F1 पीढ़ी का संकरण किसी भी जनक के साथ करवा दिया जाता है, जब F1 पीढ़ी का संकरण किसी भी जनक के साथ करवा दिया जाता है, ये जनक के ऊपर वाले, तो उसको हम क्या कहेंगे, बैक्रॉस कहेंगे, पश्च संकरण कहेंगे। तो यहाँ एक युग्मक तो ये ले लेंगे F1 पीढ़ी वाले, और एक इनमें से कोई सा भी ले लेंगे तो उसको हम कह देंगे क्या, बैक्रॉस। चलो ये पे हो गई। एक इसी के अंदर आती है, वो आती है क्या, टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, या इसको हम कहते हैं क्या, परीक्षण संकरण। तो परीक्षण संकरण में क्या है, जब F1 पीढ़ी का संकरण किसके साथ करवाते हैं, अप्रभावी जनक के साथ करवाते हैं। अप्रभावी कौन सा होगा, ये कैसा लक्षण है, ये प्रभावी लक्षण है, कैपिटल है तो, और ये स्मॉल है तो कैसा लक्षण है, अप्रभावी लक्षण है। तो देखो परीक्षण संकरण की क्या परिभाषा बनेगी, टेस्ट क्रॉस की। जब F1 पीढ़ी का संकरण किसके साथ करवाना है आपको, अप्रभावी जनक प्ररूप वाले पादप के साथ करवाना है। तो जब F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जो जनक है उसके साथ अगर आप अप्रभावी जो जनक के साथ अगर करवाया जाता है, प्ररूप वाले जनक के साथ करवाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, परीक्षण संकरण कहते हैं। और इसमें एक और आता है, वो आता है बाह्य संकरण, आउटक्रॉस, बाह्य संकरण या आउटक्रॉस। ये दोनों बैक्रॉस के प्रकार है, टेस्ट क्रॉस और ये आउटक्रॉस, बाह्य संकरण। तो उसमें क्या होगा, जब F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक प्ररूप वाले के साथ करवाया जाता है तो उसको कह देंगे हम क्या, बाह्य संकरण। तीन बातें याद हो, क्या है, बैक्रॉस के दो रूप है, टेस्ट क्रॉस एंड आउटक्रॉस, यानी बाह्य संकरण और परीक्षण संकरण। तो बैक्रॉस या पश्च संकरण तो क्या कहता है, जब F1 पीढ़ी का संकरण किसी भी जनक के साथ करवा दिया जाता है तो वो तो हो जाएगा क्या, बैक्रॉस पश्च संकरण या प्रतिप संकरण। और अब कुछ कंडीशन रख दे हम कि जब F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तब तो हो जाएगा क्या, परीक्षण संकरण। और जब F1 पीढ़ी का संकरण जो प्रभावी जनक प्रारूप वाले, लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ करवाया जाता है तो हो जाएगा वो बाह्य क्रॉस। तो अगर F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक प्रारूप लक्षण वाले जो जनक है उसके साथ हो रहा है तो हो जाएगा बाह्य संकरण। और F1 पीढ़ी का संकरण जब अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ हो रहा है तो वो हो जाएगा आपका परीक्षण संकरण, टेस्ट क्रॉस। चलो तो ये हो गई कुछ बातें। एक लास्ट और बता देता हूं मैं आपको, वो है आपका व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम संकरण ये क्या है, जैसे मान लो मेरे पास एक पादप A है और एक पादप B है, ये मान लो प्रथम संकरण है मेरा, प्रथम संकरण। तो प्रथम संकरण पादप A और पादप B लिया, और मैंने यहाँ युग्म विकल्पी जो जीन लिए, इसके लिए कैपिटल टी लिया और इसके लिए स्मॉल टी लिया। प्रथम संकरण में व्युत्क्रम देखो उल्टा करना है आपको, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। ये वैसे पीछे जा रहा है बैक वाला, यहाँ कुछ फेर बदल करना है, उल्टा वैसे करना है। तो प्रथम संकरण मैंने एक पादप लिया, पादप A और पादप B, और इसके लिए मैंने जो रूप लिया, युग्म विकल्प लिया, वो क्या लिया, कैपिटल टी। इसके लिए क्या लिया मैं, स्मॉल टी। और द्वितीय संकरण में, अगले संकरण में मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया।
उल्टा कैसे, जैसे मान लो इसको पादप को मैंने क्या माना, मादा माना, ये इसके लिए किसके लिए माना, इसको मादा के लिए माना, और इसको क्या मान लिया मैंने, नर मान लिया। अगले संकरण में क्या किया मैंने, जो इसको इधर लेके आएगा इसको इधर लेके चला गया मैं, या मान लो मैंने ये चेंज कर दिया मादा और नर, तो ये मैं अगले जनक के लिए क्या कर लेता हूँ, अगले पादप ए और बी है वो तो है ही हमारा, और ये है वो है ही, और यहाँ मैं क्या कर लेता हूँ कैपिटल टी कैपिटल टी, पहले मैंने क्या माना था इसको मादा, अब किसके लिए ले लेता हूँ, नर के लिए, और इसको पहले मैंने क्या माना नर, और अब क्या बना लेता हूँ उसको मैंने मादा बना लेता हूँ। तो देखो उल्टा कर दिया मैंने, व्युत्क्रम कर दिया इसका। तो वह संकरण जिसमें प्रथम संकरण में पादप ए कैपिटल टी मादा और पादप बी स्मॉल टी नर, तथा अगले संकरण में द्वितीय संकरण में कैपिटल टी मादा की जगह क्या कर देंगे नर पादप ए के लिए, और स्मॉल टी नर की जगह कर देंगे मादा। तो यह हो जाएगा क्या, व्युत्क्रम संकरण। तो ये आनुवांशिक शब्दावली हमारी कंप्लीट हो गई है, टर्मिनोलॉजी। अब हम आगे रूल्स वगैरह पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। धन्यवाद।